के दिन वो गलत हो जाएगी, जो कल के दिन है वो परसों सही कर देगा, उसके बाद वो कभी गलत कर देगा। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी। बस ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है। एक तो ये है। दूसरा वो कहता है साइंस, जो इस बात को कहता है कि हम फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल जो चलते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जो चलते हैं, अर्थात हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जो चलते हैं। उसने कहा ये साइंस वाले कहते हैं, विज्ञानी ये कहते हैं अपने आप को कि हमारा ये इंडक्टिव मेथड है, ये आगमनात्मक पद्धति है कि हम किसी एक चीज को तथ्य के रूप में जब हम देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो फिनोमेना बार बार होता है, उसको हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं उस पर्टिकुलर फिनोमेना को, यानी वो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, अर्थात किसी विशिष्ट से लेकर हम एक बड़े गोल की तरफ चलते हैं। तो कहता है ये इंडक्टिव मेथड है। किसी चीज का पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हमें कोई सिद्धांत मिलता है, उस सिद्धांत को हम टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, और अंत में जब हमें पता चल जाता है 2 + 2 = 4, तब हम कहते हैं यस इट इज अ थ्योरी, इट इज अ मैथमेटिक्स। तो इसने कहा, कार्ल पॉपर ने कहा आप लोग यही तो कहते हैं ना कि आप पर्टिकुलर टू जनरल चलते हैं। पॉपर ने इस बात को खंडन किया। उसने कहा नो, दिस इज नॉट द करेक्ट सिचुएशन। आप अपने आप को विज्ञान भले ही कह लें, लेकिन अगर आप विज्ञान के नाम पर अगर आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अगर आप अनुमान को रिजेक्ट करते हैं, देन यू आर ऑन ए रॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी आप अपने एनालिसिस में यू सिंपली कैनॉट रूल आउट हाइपोथेसिस, यू कैनॉट सिंपली रूल आउट कंजेक्चर्स, यू कैनॉट सिंपली रूल आउट अप्रोक्सीमेशंस। आप गेस वर्क को नहीं भूल सकते हैं, आप हाइपोथेसिस यानी पूर्व कल्पना को आप नहीं भूल सकते हैं। यानी जब वो कहता है, पॉपर ने कहा कि जब आप किसी विषय को लेकर चलते हैं कि हमने इस विषय को लिया, इससे हम कुछ प्रूव करेंगे, तो वो कहता है आपके मन में कुछ बात तो रही होगी कि अगर आप मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यानी उससे पानी बनेगा। तो यानी आपके मन में कुछ रहा होगा, ये दो कंपाउंड ऐसे हैं कि इनमें कुछ संभावना है कि ये एक नया तरल पदार्थ क्रिएट कर देगा। तो कहते हैं ये आपने अपने मन में विचार किया है कि दो चीज हम ऐसे लेंगे तो तीसरा ये परिणाम होगा। इसलिए कहता है इसी तरह से बहुत सारी चीजों में आप लोग वैज्ञानिक अन्वेषण करते हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ पहले मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे होते हैं, उसे कहता है वही हाइपोथेसिस है, वही आपकी पूर्व कल्पना है, वो आपकी जनरल अर्थात एक सामान्य पूर्व कल्पना है। आपने एक चीज को मान लिया, हम इन दो चीजों को साथ लेकर चलेंगे तो तीसरी ये चीज बनेगी। तब कहता है ये इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। इसलिए कहते हैं साइंस इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। अगर आपके मन में नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनेगा तो आप कुछ भी फिर उठा लीजिए, एक हाथ में ईंट उठा लीजिए, दूसरे हाथ में पत्थर उठा लीजिए, एक हाथ में बॉल उठा लीजिए, दूसरे हाथ में चूना उठा लीजिए, और आप बिना सोचे समझे आप उठा लीजिए, मिला देंगे तो क्या वो पानी बन जाएगा? उसने कहा नहीं बनेगा। उसने कहा क्यों? क्योंकि आपके मन में कैसे कोई विचार ही नहीं था, पूर्व कल्पना ही नहीं थी। इसलिए उसने कहा कि जब आप किसी चीज का अन्वेषण करने चलते हैं तो आपके मन में पहले कुछ पूर्व विचार होता है, और कहता है यही जो सोशल साइंसेज हैं, यही पॉलिटिकल थ्योरी में, यही पॉलिटिकल फिलॉसफी में यही फिनोमिना है। अर्थात जब कोई विचारक किसी बात का एनालिसिस करने चलता है तो उसके मन में ये पहले विचार रहता है, समाज की दुर्दशा या दशा को देखकर वो पहले से विचार कर लेता है। जैसे प्लेटो ने किया कि क्या हम इस प्रकार का अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे, तभी उसने दार्शनिक शासक के बारे में कहा, तभी वो एक फिलोसफर रूलर की खोज करने में निकला। तो इसलिए उसने कहा कि जो साइंटिफिक जो डिस्कवरी है, इसीलिए उसने कहा द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, उसने सारी प्रस्तावनाओं को उसने चैलेंज किया, सारी चीजों को उसने चुनौती दिया। उसने कहा जो लोग अपने आपको विज्ञानी कहते हैं, मूल रूप से वो विज्ञान के साथ साथ वो पराविज्ञान का भी सहायता ले रहे हैं। पराविज्ञान यानी समथिंग दैट इज अदर देन प्योर साइंस, अर्थात वो आप अपने मन में जो आपकी हाइपोथेसिस चल रही है आप उसका सहारा ले रहे हैं। हम लोग उसको मेटाफिजिक्स कह देते हैं, हम लोग उसको एपिस्टेमोलॉजी कह देते हैं, लेकिन आप उसको दूसरे हाइपोथेसिस के रूप में आप कह सकते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट उसका ये वर्क था। तो इसीलिए हमने कहा कि कार्ल पॉपर ने पॉजिटिविज्म को
पर बहुत ज्यादा प्रहार नहीं किया, उसने केवल पॉजिटिव अप्रोच को सही करने के बारे में बात कही है। और पॉपर ने इस बात का संदेश दिया है कि जब आप विज्ञान के बारे में जब लोग कहते हैं वी आर नेचुरल, वी बिलोंग टू नेचुरल साइंस, वी आर प्योर साइंस पीपल, अर्थात इस तरह के जो गर्वोक्ति करी जाती है, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, उन्होंने कहा ये ना भूलिए कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक सामाजिक विज्ञानी बैठा हुआ है। देयर इज समवेयर अ सोशल साइंटिस्ट सिटिंग इन योर हार्ट, समवेयर सिटिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड, बिकॉज अल्टीमेटली विदाउट सर्टेन काइंड ऑफ प्री कंसेप्चुअलाइजेशन, विदाउट सर्टेन काइंड ऑफ कंजेक्चर, यू कैनॉट मूव अबाउट ऑन द पाथ ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। इसलिए उनका लॉजिक के बारे में कहा है कि साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक होता है, और लॉजिक ही ये सोशल साइंटिस्ट का या पॉलिटिकल थ्योरी का एक ये उसका पार्ट है। ये कार्ल पॉपर ने पॉजिटिविज्म के बारे में कुछ उसने भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन लियो स्ट्रॉस के बारे में बात किया, जब हमने बात किया तो लियो स्ट्रॉस ने स्पष्ट बता दिया प्राकृतिक विज्ञानी जो अपने आप को विशुद्ध विज्ञानी कहते हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं है, क्योंकि यदि वो अपने विषय को हमारे ऊपर लाद कर हमको स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। उसने कहा कि द न्यू पॉलिटिकल साइंस इज डिफेक्टिव। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है लियो स्ट्रॉस का। उसने कहा द न्यू पॉलिटिकल साइंस इज डिफेक्टिव, अर्थात ये जो नया राजनीति शास्त्र है डिफेक्टिव है, बिकॉज देयर कैनॉट बी एनी पॉलिटिकल साइंस विदाउट वैल्यू, देयर कैनॉट बी एनी पॉलिटिकल साइंस दैट इज वैल्यू फ्री। कोई भी ऐसा राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो सकता है जो मूल्य विरक्त हो, जो मूल्यों से पृथक हो, ऐसा कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं हो सकता। और कोई राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन बिना मूल्य को हो ही नहीं सकता है। देयर कैन बी नो पॉलिटिकल साइंस विदाउट द स्टडी ऑफ वैल्यूज। A value-free political science is simply inconceivable। और इसलिए उसने कहा लियो स्ट्रॉस ने, जो लोग बड़ी बड़ी अहंग उक्ति करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट बड़ी बड़ी बात करते हैं, व्यवहारवादी अपने आप को कहते हैं, वी आर द ट्रू साइंटिस्ट, वी आर द ट्रू सोशल साइंटिस्ट, उसने कहा। और जैसे डेविड ईस्टन ने एक समय कहा था, दिस इज अ न्यू पॉलिटिकल साइंस, अर्थात ये एक नया राजनीतिक विज्ञान है। स्ट्रॉस से बता दिया दैट though you may proclaim at the pitch of your voice that you are a new political science, but you are a defective political science। आप में गंभीर दोष है। आप जिसे कहते हैं ना, दिस इज, जिसे हम कहते हैं कि जिसे कहते हैं void ab initio, जो लीगल लैंग्वेज में एक शब्द था void ab initio, यानी आप जन्म से मृत्यु हैं, आप जन्म से मृत हैं। ये एक मेडिकल, ये एक लीगल टर्म भी है, और एक मेडिकल साइंस में भी वर्ड होता है कि जिसे कहते हैं डेथ फ्रॉम द बर्थ, अर्थात जो जन्म से ही मृत्यु, जो जन्म से ही मृत है, या यानी जो से कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, अर्थात जो जन्म से ही मृत सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांतों में जो लीगल साइंस में यूज होते हैं। इसी बात को कहा कि आप अपने आप को नया राजनीति शास्त्र बताइए, आप तो डिफेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, और डिफेक्टिव कहने के लिए और उसके बाद भी आप डिफेक्टिव कहिए तो चाहे आप जितना कहते रहिए। यानी ये तो वही बात हो गई जैसे आजकल नेपाल नहीं कह रहा है कि लुपू लेक और लिम्पियाधुरा और काला पानी हमारे क्षेत्र में है, जबकि बरसों से तो ये भारत के क्षेत्र में रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में, हमारी टेरिटरी में, उसने अपना नक्शा बदल लिया। तो भारत ने भी तो ये कहा, अपने नक्शे चाहे 10 बार बदलिए, पूरा एशिया अपने नक्शे में दिखा दो, पूरा हिंदुस्तान आप नक्शे में दिखा दो अपने, तो क्या वो हम नक्शा मान लेंगे? Will that map be acceptable to anyone? You may include the whole of Asia in your country's map. You may include any or every part of India into your country's map. But do you think that it would be acceptable to us? आप क्या समझते हैं कि ये हमें एक्सेप्ट होगा? The same thing goes with लियो स्ट्रॉस। उसने कहा आप चाहे जितनी बड़ी बातें करिए, आप हैं डिफेक्टिव, आप जो पॉलिटिकल जो बिहेवियरलिस्ट है, आप गलत बात करते हैं, आप केवल तथ्यों और आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, मूल्य युक्त, आप मूल्यों से अलग होकर आप समाज के निर्माण के बारे में बात करते हैं। ये खोखला समाज है। जैसे फोस्टर ने कहा था, मिल इज अ प्रॉफिट ऑफ हॉलो लिबर्टी, अर्थात मिल खोखली स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं। उसी तरह से लियो स्ट्रॉस भी बार बार ये जवाब दे रहा है। अब नॉर्मेटिव, अब कार्ल पॉपर के भी थोड़ी सी बारे में बात कर लें। कार्ल पॉपर ने अब देखिए जब यहां बात किया, उसने ये बात किया, जैसे अब यहां पर कॉमन ग्राउंड पर आ जाते हैं। पॉजिटिविज्म के बारे में बात हो गई, पॉजिटिविज्म को लेकर कार्ल पॉपर थोड़ा नरम है, लियो स्ट्रॉस बिल्कुल नरम नहीं है। अब दूसरा जो कॉमन पॉइंट आता है दैट इज
दैट इज हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिसिज्म यानी इतिहासवाद। अब देखिए, इतिहासवाद को लेकर स्ट्रॉस भी उतने क्रिटिकल हैं और पॉपर भी उतने ही क्रिटिकल है। बोथ आर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ ईच अदर, ऑफ द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। स्ट्रॉस ने तो कह दिया था, स्ट्रॉस ने तो पहले मान लिया कि इतिहास से हमें बहुत कुछ गलत सीखने को मिला है। इतिहास से तात्पर्य कि जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, ये बहुत कुछ गलत सीखने को मिला है। और जो इसलिए उसने व्यवहारवाद की आलोचना किया काफी कुछ। इसीलिए उसने डेविड ईस्टन ने जो कहा कि ये जो पॉलिटिकल साइंस में क्राइसिस आ गई है, पॉलिटिकल थ्योरी में जो क्राइसिस आ गई है, स्ट्रॉस भी मानता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्राइसिस आ गई है, लेकिन वो डेविड ईस्टन के इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता कि 1.5 सालों में जो क्राइसिस आई है वो जो आप क्राइसिस बता रहे हो उसके वजह से है। वो उसने स्पष्ट कर दिया ये हिस्टोरिसिज्म के वजह से आई है। कार्ल पॉपर ने हिस्टोरिसिज्म के बारे में क्या कहा? कार्ल पॉपर देखिए, जब कार्ल पॉपर बात करते हैं, कार्ल पॉपर ने जो अपनी पुस्तक जो लिखा है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, खुला समाज और उसके दुश्मन, ये बड़ी चर्चित थी, बहुत ही प्रमुख किताब थी, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी, जैसे जॉन रॉल्स की थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखिए, उसने कार्ल पॉपर ने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, कौन सा खुला समाज और कौन सा खुला समाज नहीं है। कहता खुला समाज, अब चूंकि देखिए कार्ल पॉपर इज बेसिकली वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो नेचुरली उनका जो एक जो संघर्ष है, जो विवाद है, वो कम्युनिस्ट विचारधारा से, साम्यवादी विचारधारा से है। लेकिन साम्यवादी विचारधारा का स्थान नाम नहीं लेता, वो नाम लेता टोटलिटेरियन थिंकिंग। टोटलिटेरियन थिंकिंग था सर्वाधिकारवादी विचारधारा। पॉपर ने कहा कि ये पूरा इतिहास, जो पूरा मानव इतिहास है, प्राचीन काल से लेकर आज तक का जो मानव इतिहास है, हजारों वर्ष का, 2500 वर्ष से लंबा ये इतिहास है। अगर हम सुकरात से चालू करते हैं और आज तक हम चलते हैं, तो कहता है ये मानव इतिहास पूरा इतिहासवाद का शिकार हो गया है। द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, द एंटायर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है, द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास वॉर। कार्ल मार्क्स को कहता है ना, पूरा मनुष्य का इतिहास, मानव जगत का इतिहास पूरा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल पॉपर ने दूसरे तरीके से कहा, ये पूरा जो मानव इतिहास है, ये इतिहासवाद से संक्रमित का इतिहास रहा है। यानी पूरा जो इतिहास रहा है आज तक का मानव काल, जो 2500 वर्ष से ज्यादा का काल है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा आक्रांत हो चुके हैं इतिहासवाद से। इतिहासवाद यानी हिस्टोरिसिज्म। दिस एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन अफ्लिक्टेड बाय द एपिडेमिक ऑफ हिस्टोरिसिज्म, यानी महामारी है ये बहुत बड़ी। अब वो एक्सप्लेन करता है। अब देखिए, एक्सप्लेन ये जो कर रहा है, हिस्टोरिसिज्म क्या होता है। पहली बार इतिहासवाद होता क्या है। इतिहासवाद ये तीनों में कॉमन है, इसलिए तीनों को हम साथ लेकर हम चलेंगे। लियो स्ट्रॉस ने भी हिस्टोरिसिज्म को कहा है, डेविड ईस्टन ने भी हिस्टोरिसिज्म को कहा है, और कार्ल पॉपर ने भी कहा है। सबने अपनी अपनी पुस्तकों में इतिहासवाद को एक प्रमुख, आप कह लीजिए कल्प्रिट के रूप में देखा है। कल्प्रिट है ना, अभियुक्त के रूप में देखा है। पहली बात, इतिहासवाद है क्या, व्हाट इज हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिज्म कहता है इट इज अ टेंडेंसी। इतिहासवाद क्या, इट इज अ टेंडेंसी, यह एक प्रवृत्ति है, ये एक आदत है, प्रवृत्ति है। कैसी आदत है? यह आदत है, यानी जब हम पढ़ने लिखने बैठे तो हम कहाँ चले गए, हम इतिहास में चले गए। हम कोई बात कहना चाहते हैं तो हम इतिहास के पन्ने पलटने लगे। हमने मान लीजिए कोई गलत बात कही, हमने मान लीजिए ये कहा कि अभी तक जो अरस्तु ने कहा ये सब अनर्गल प्रलाप था। वॉट एवर अरिस्टोटल सेड दैट वाज नथिंग but it was based on conjectures, it was nonsensical, it was rubbish, it was redundant, it was all silly and stupid। मान लीजिए हमने अपने लिए एक बात सोचा, if I am not convinced by Aristotle's thinking then I will say in that fashion। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इतिहास के हम पन्ने पलटने लगेंगे। हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से विचारक इतिहास में रहे हैं जिन्होंने अरस्तु को मूर्ख माना है, जिन्होंने अरस्तु को अनर्गल विचारक के रूप में देखा है, जिन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ये सिली और स्टूपिड था, ये नॉन सेंसिकल विचारधारा दिया है। तो हम ऐसे इतिहास में ऐसे उदाहरण खोजने लगेंगे।
और जब हमें ऐसे उदाहरण मिलने लगेंगे तो हम अपनी बात को कहने लगेंगे और कहेंगे कि देखिए मैं जो कह रहा हूं ये पहले ये पूरा इतिहास में लोगों ने कहा पूरे इतिहास भर में कहा गया है कि अरस्तु ऐसा था वैसा था, ये बात कही जाएगी। तो यानी क्या हो गया, इतिहासवाद हमारी टेंडेंसी बन गई। हम अपनी गलत बातों को इतिहास के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास करने लगे। सो इट इज अ काइंड ऑफ टेंडेंसी वेयर वी रिजोर्ट सॉरी हाँ हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कैन एवरीवन हियर मी? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, वो लोग ये सब कहलाएंगे कि वो सब इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, इतिहास के माध्यम से वो अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए हैं तो यहाँ पर आई एम सॉरी क्योंकि लाइट देर इज पावर ब्रेक हियर इन माय हाउस, इसीलिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पर जब हम कार्ल पॉपर के बारे में बात करते हैं तो पॉपर को उसने हिस्टोरिसिज्म को लेकर बड़ा क्रिटिसाइज किया। तो जैसे हमने कहा हिस्टोरिसिज्म क्या है, एक आदत बन गई है, ये एक प्रकार से टेंडेंसी बन गई है। अब पॉपर ने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज जो उसकी पुस्तक है, ये बड़ी चर्चित पुस्तक है, इसमें उसने पूरे मानव इतिहास में उसने 3 प्रमुख ऐसे विचारक देखा है जो इतिहासवाद के बहुत बड़े पोषक बन गए हैं। पहला कौन है? पहला कहता है प्लेटो। द फर्स्ट इज द प्लेटो, द सेकेंड इज हीगल एंड द थर्ड इज कार्ल मार्क्स। ये 3 ऐसे स्तंभ जो विचारक के रूप में जिनको हम देखते हैं, एक बहुत स्टॉलवर्ट पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में देखते हैं, किंतु पॉपर ने कहा कि दे आर द फिलोसफर्स ऑफ अ क्लोज सोसाइटी। ये जो विचारक हैं ये बंद समाज के पोषक हैं, इसीलिए उसने पुस्तक का नाम रखा द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। उसमें ये प्लेटो का नाम लेता है, हीगल का नाम लेता है और साथ साथ कार्ल मार्क्स का नाम लेता है। यानी इतिहास को इन्होंने एक प्रकार से पूरे यानी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जब वो बात करते हैं, इतिहास को उन्होंने रोकने का प्रयास किया है। कैसे रोकने का प्रयास किया है? फॉर एग्जाम्पल प्लेटो के बारे में कहता है प्लेटो कहता है कि जब उसने गार्जियन क्लास को अपना पूरा अधिकार दे दिए, यानी गार्जियन क्लास को ये उसने कह दिया कि आप लोग ही शासन करेंगे, यानी कोई और आपके अलावा शासन नहीं कर सकता है। यानी जो उसने जब हम लोग पढ़ते हैं ना, उसकी जो शिक्षा की पद्धति है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, टेस्ट रखेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब फिलोसफर रूलर का बस बाद में चयन हो पाएगा। और वो कहता है कि वो बस फिलोसफर रूलर ही फिर शासन करेंगे, बाकी अन्य लोगों को इसमें आने का अधिकार नहीं होगा। तो कार्ल पॉपर ने कहा कि इस प्रकार का जो अध्ययन है, ये जो पूरे इतिहास को रोक देने का ये जो कार है, अर्थात जो पूरा एक मोबिलिटी जो है, उस मोबिलिटी को ये आगे बढ़ने से प्लेटो ने इसको रोका। यानी एक टोटलिटेरियन सोसाइटी को जन्म देता है। टोटलिटेरियन सोसाइटी यानी जो दार्शनिक शासक कहेगा वही करना होगा, जो वो नियम बनाएगा वही नियम फॉलो करना होगा। अर्थात वहां पर दार्शनिक शासक की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे प्रिस्क्रिप्शन जो ले डाउन होगा, चाहे आइडियल एजुकेशन हो, चाहे आइडियल स्टेट हो, चाहे कोई सी चीज हो, वो सब दार्शनिक शासक बताएगा। इसलिए उसने क्या कहा, प्लेटो ने कहा ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ अ टोटलिटेरियन सोसाइटी। और इसके बारे में ऐसे भी कहा गया है, ही इज द फर्स्ट फासिस्ट थिंकर। इसकी आलोचना जब करी गई है तो प्लेटो को कहा गया ही इज अ फर्स्ट फासिस्ट थिंकर, क्योंकि उसमें ना परिवार का अधिकार देता है, गार्जियन क्लास को ना परिवार का अधिकार देता है, ना उसको वो संपत्ति रखने का अधिकार देता है, ना विवाह का अधिकार देता है, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, वो एक अच्छा समाज नहीं होगा प्लेटो का, वो एक खुला समाज नहीं होगा, बल्कि एक बंद समाज होगा, टोटलिटेरियन सोसाइटी होगी। दूसरी बात वो कहता है कि जब वो हीगल की तरफ आता है, उसने कहा हीगल ने भी पहले ही से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, यानी इतिहास कैसे आगे करवट बदलेगा। इन्होंने कहा, कार्ल पॉपर ने कहा, इट अपीयर्स दैट ही इज डूइंग अ फोरकास्ट।
अर्थात संभवतः वो एक प्रकार का भविष्यवाणी करने की बात कर रहे हैं, दैट द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अर्थात राज्य वो है जहां पर ईश्वर का पदार्पण हुआ हो, जहां राज्य वो है जहां ईश्वर का अवतरण हुआ हो। और उसने कहा कि जो फाइनल जो स्टेट होगा, यानी वो वर्ल्ड स्पिरिट के बारे में बात करता है। कार्ल पॉपर ने कहा वो जीस्ट के बारे में बात करता है। जीस्ट यानी GEIST, विश्वात्मा, GEIST के बारे में बात करता है, विश्वात्मा के बारे में बात करता है। और कहता है कि फाइनल जो विश्वात्मा जो होगा, अर्थात जो फाइनल जो द डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड होगा, वो जर्मन स्टेट में होगा। जर्मनी विल बी द मोस्ट सुपीरियर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जर्मन रेस सबसे अच्छी रेस होगी और दुनिया का शासन जो किया जाएगा वो जर्मनी के द्वारा किया जाएगा। यही क्योंकि जर्मनी इज द होली लैंड, जहां पर ईश्वर का अवतरण होगा। द हिस्ट्री इज स्टिल अनफोल्डिंग, अर्थात इतिहास अभी अपने आप को धीरे धीरे खोल रहा है। एंड द हिस्ट्री विल वर्चुअली कम टू अ स्टॉप, जब इस प्रकार का यहां पर हम देखते हैं, जब जर्मन एम्पायर पूरे विश्व पर स्थापित हो जाएगा, जब जर्मनी का राज्य, जर्मन एम्पायर अर्थात विश्व पूरी दुनिया पर जर्मनी का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, तब ऐसे में कहता है वो फाइनल स्टेज होगी। तो इस बात को लेकर पॉपर ने बहुत आलोचना किया है हीगल की। उन्होंने कहा, इन्होंने तो फिर एक टोटलिटेरियन सोसाइटी के बारे में बात किया, अर्थात सब कुछ जो होगा वो जर्मन स्टेट में होगा, जर्मनी की गुलामी में ही पूरा विश्व पलेगा बढ़ेगा। ऐसा संदेश हमें ऐसा मिलता है, कार्ल पॉपर का मानना है। और इसी तरह से कार्ल पॉपर ने मार्क्स की भी आलोचना किया है। जब वो मार्क्स की आलोचना करता है कार्ल पॉपर, तो उसने कहा कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि दैट अल्टीमेट जो कम्युनिस्ट सोसाइटी ही फाइनल सोसाइटी होगी, अर्थात साम्यवाद ही ये फाइनल एक समाज होगा, अंतिम समाज होगा। अर्थात जो साम्यवाद, जहाँ किसी प्रकार का कोई ना वर्ग वैमनस्य होगा, ना राज्य होगा, ना कोई भेदभाव होगा, किसी प्रकार का नहीं। लेकिन वो कार्ल पॉपर ने जो यहाँ पर उसकी आलोचना है, उस आलोचना को लेकर कहता है कि उसने तो साम्यवाद के नाम में एक प्रकार से हथियार दे दिया है श्रमिकों के हाथ में, मजदूरों के हाथ में, कि उस हथियार का वो एक हिंसात्मक रूप से प्रदर्शन करेंगे और अल्टीमेटली साम्यवाद उसी के माध्यम से आएगा। तो यानी उसने मार्क्सवाद की कटु आलोचना किया है और उसने कहा चाहे मार्क्सवाद हो वो भी एक बंद समाज का पोषक है, हीगल भी उसी प्रकार का है और प्लेटो भी है। इसीलिए उसने कहा द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, अर्थात खुला समाज। खुला समाज क्या होगा? खुला समाज वही होगा जहां पर हम अपनी बात को कह सकें, हम लोग अपने लिबर्टी के बारे में बात कर सकें, आलोचना कर सकें, साइंस और इस प्रकार की चीज़ों को हम प्रोग्रेस कर सकें। इस प्रकार से ये उसका खुला समाज की ये एक उसने अपनी बात कही है। तो जब डेविड ईस्टन के बारे में बात करते हैं तो डेविड ईस्टन भी इतिहासवाद को लेकर यही ये बात करता है कि अभी तक जितने भी विचारक हुए हैं, अधिकांश जो विचारक हुए हैं, उन्होंने इतिहास से बहुत ज़्यादा उन्होंने सहारा लिया है। इतिहास में जो कुछ उनको मिलता है उसी बात को वो स्वीकार करते हैं, उसी बात को वो लेकर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उसने कहा जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, आज के जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, राजनीतिक दार्शनिक हैं, वो सब इतिहासवादी है, इतिहास से उनको संबल मिलता है, ये इन लोगों का ये मानना है। अच्छा, अब इसी तरह से लियो स्ट्रॉस से भी इतिहास की आलोचना किया। उन्होंने कहा इतिहास में जो इतिहासवादी हैं, जो इतिहास का जो लोग सहारा लेते हैं, वो उन्होंने बड़े बड़े जो क्लासिक्स हैं, अर्थात जो बड़े बड़े महान, जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे वो प्लेटो का चाहे वो पॉलिटिक्स, जो प्लेटो का वो रिपब्लिक हो, चाहे अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स हो, या बाद में ऑगस्टाइन का जो था डी सिविटास डाय था, या थॉमस एक्विनास के जो वर्स थे, उन्हें कहा जो ऑल टाइम जो क्लासिक्स हुए हैं, बड़े बड़े जो क्लासिकल जो वर्क्स हुए हैं, यहाँ पर इन लोगों ने, ये जो इतिहासवादी विचारक है, उन्होंने बजाय इस महान ग्रंथों की गूढ़ अन्वेषण करने के, इन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है कि उन्होंने किन ऐतिहासिक दबाव के कारण, किन परिस्थितियों के दबाव के कारण, कौन कौन से वो उनके कारक थे जिसके वजह से उन्होंने ऐसी बात कही है। यानी अगर प्लेटो ने अगर रिपब्लिक लिखा, आदर्श राष्ट्र के बारे में बात कहा, या अरिस्टोटल के बारे में जब तक करते हैं तो वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के बारे में बात करता है, या अन्य जो विचारक है, बहुत सारे आधुनिक समय में वो जो विचारक हुए हैं, लियो स्ट्रॉस का मानना है हम बजाय उसने क्या कहा है उसके ऊपर गंभीरता से विचार करें, हम ये देखते हैं
क्या कोई उसके ऊपर कोई दबाव था, कोई परिस्थितियों का दबाव था जिसके वजह से उसने ऐसा किया? तब उन परिस्थितियों के दबाव की खोज करने लगता है एक इतिहासवादी विचारक, और इतिहास को ही सब कुछ मानने लगता है। तो इसीलिए लियो स्ट्रॉस ने कहा दैट हिस्ट्री इज द कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिस्टोरियंस ये मानते हैं, जो लियो स्ट्रॉस कहता है दैट हिस्ट्री इज द वर्ल्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि अर्थात इतिहास ही दुनिया की अदालत है, इतिहास दुनिया की सबसे पहली अदालत है। अतः सब कुछ हमें जो कुछ सिद्ध करना है हमें इतिहास की तरफ देखना चाहिए, तभी हम इसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। लियो स्ट्रॉस ने कहा ये जो टेंडेंसी है इतिहास की ओर बार बार मुड़ना, इतिहास की ओर बार बार जाना, और बड़े बड़े जो क्लासिक्स लिखे गए हैं, महान जो ग्रंथ लिखे गए हैं, हमने उसको मिट्टी में मिला दिया। क्यों मिट्टी में मिला दिया? क्योंकि हम अब उसके जो गूढ़ जो तत्व हैं, गूढ़ जो उसके अंश है, उसके ऊपर हम गवेषणा नहीं कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। We are talking about what were the factors that led a particular political thinker to talk about this, to talk about that। तो उसने कहा यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। अब इसके बाद लियो स्ट्रॉस से और भी एक दो बातें कही। लियो स्ट्रॉस ने कहा कि इतिहासवाद के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर मैकियावेली ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। मैकियावेली हैज डेल्ट अ बिग ब्लो टू पॉलिटिकल थ्योरी। मैकियावेली जिसने प्रिंस लिखा, जिसने डिस्कोर्सेस लिखा, एक दो पुस्तकें और भी अपने लिखा, तो उसने कहा कि मैकियावेली ने पूरा अपना इतिहास पर ही आधारित कर दिया। उसने जो कुछ लिखा वो सब इतिहास से उसने उसको पुष्ट करने के प्रयास किया। और उसने कहा अ किंग शुड बी बोथ लॉयन एंड अ फॉक्स, a lion to shoo away the enemies and the fox to recognize the traps। ये कहता है, ये जो इनकी उक्ति है। अब उसने कहा कि राजा का क्या यही कर्तव्य है कि राजा लोमड़ी और शेर की तरह होना चाहिए? अब स्ट्रॉस से तो मानना है कि आप अगर ये बात करेंगे तो आप इतिहास को खोजते फिरेंगे। क्या शासक वैसा नहीं हो सकता कि इतना आदर्शवादी हो, इतना नैतिकता से ओतप्रोत है, उसमें इतना सच्चरिता हो कि वो तमाम दुश्वारियों को ऐसे ही समाप्त कर दे? जैसे प्लेटो का दार्शनिक शासक है। प्लेटो अपने दार्शनिक शासक के बारे में लिखता है कि दार्शनिक शासक ऐसा होगा कि उसके रहते हुए किसी संविधान नाम की चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कानून ना भी हो तो भी चल जाएगा, कानून लिखित रूप से ना भी हो तो भी चल जाएगा, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये एक आदर्श शासक अगर वास्तव में मिल जाए तो उससे तो कायाकल्प हो जाएगा समाज का। इसलिए लियो स्ट्रॉस ने कहा हमेशा इस प्रकार की भाषा कि शासक को इस प्रकार का होना चाहिए, लोमड़ी भी, शेर भी और योद्धा भी। उसने कहा कि नहीं, शासक को एक चरित्रवान होना चाहिए, शासक के पास बौद्धिकता होनी चाहिए, चारित्रिक उसमें उच्चता होना चाहिए, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप में ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसने मैकियावेली को कहा कि इस मैकियावेली ने राजनीतिक सिद्धांत को या राजनीतिक दर्शन को पराभव पर ले आया है। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि धर्म को हम इस धर्म को शासक इस्तेमाल कर सकता है, दैट अ रिलीजन कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट बाय अ किंग। उसने कहा ये बहुत गलत बात है कि द किंग इज नॉट सपोज टू बी एन आर्टिफिशियल पर्सन, ही इज सपोज टू टेल हिज सब्जेक्ट्स व्हाट एक्चुअली ही इज। अगर शासक ही स्वयं चरित्रवान नहीं होगा, अगर उसमें बौद्धिकता नहीं होगी, उत्कृष्टता नहीं होगी, तो वो क्या दूसरों के लिए सबक सिखाएगा, क्या सबक ले डाउन, क्या वो शिक्षा दूसरों को देगा? तो इसलिए वो इतिहासवाद को स्ट्रॉस से बड़ा आलोचना किया है और कहा इससे बहुत नुकसान हुआ है। दूसरी बात जो लियो स्ट्रॉस कहता है कि ये जो हॉब्स और लॉक ने भी बड़ा नुकसान किया है। Hobbes and Locke, they have also dealt a very big blow to political theory and philosophy। किस प्रकार से? उन्होंने कहा ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ है, उन्होंने कहा कि इन दोनों विद्वानों ने, हॉब्स और लॉक ने, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक सिद्धांत नाम के इन दो सिद्धांतों को किस लिए प्रयोग किया, किस तरह से इन्होंने इसका प्रयोग किया? उन्होंने कहा कि जो एक आइसोलेटेड इगोइस्टिक जो इंडिविजुअल था, स्टेट ऑफ नेचर में जो रहता था, प्राकृतिक अवस्था में जो एक अहंगवादी व्यक्ति था, एक स्वार्थवादी, एक स्वार्थपूर्ण जो अपने तक वो सीमित उसका जो उसका जीवन था और जो हर चीज पर अधिकार समझता था, प्राकृतिक अधिकार है। तो कहता है कि जब वो आधुनिक समाज की स्थापना हो जाएगी तब वहां पर वो जो सामाजिक समझौता होगा और जो संप्रभु आएगा, ये सारी चीजें, उसने कहा ये क्यों इसलिए किया? ये इसलिए पूरा ताना बाना जो किया है सामाजिक समझौते का, जिससे कि जो अहंगवादी व्यक्ति है, जो ईगोइस्ट इंडिविजुअल है, जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल था, जो पहले का है और आज भी वही आइसोलेटेड इंडिविजुअल है, उसको किसी प्रकार के समझौते में बस रस्सी से कसकर बांध के रखा जाए।
बाकी उसका कोई, उसने कहा इसके लिए उसने कभी नेचुरल राइट की थ्योरी इस्तेमाल किया, कभी नेचुरल लॉ की थ्योरी इस्तेमाल किया। लॉक ने तो नेचुरल राइट की तो उसने कहा ऐसी उसने दुर्दशा कर दिया कि नेचुरल राइट से लगता है कि व्यक्ति का जीवन चल सकता, अन्य किसी चीज से नहीं चल सकता है। अब उसने कहा कि देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं कोई बात ही नहीं कर रहा है कि सब लोग अधिकार के बारे में बात करते हैं, सब लोग अपने अपने इंडिविजुअल या पॉजिटिव राइट्स के बारे में बात करते हैं, अपने अहंगवादी अधिकार के बारे में बात करते हैं। नो वन इज सिंपली इंटरेस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ वंस एक्सीलेंस, इन द क्रिएशन ऑफ वंस कैरेक्टर या और इन द कल्टिवेशन ऑफ वंस वर्च्यूज। These are not the concerns of the social contractualist thinkers। इसलिए देखिए लियो स्ट्रॉस की इनसे भी बड़ी शिकायत है। इन्होंने कहा कि दोनों विचारकों ने, विशेष रूप से हॉब्स और लॉक ने, पूरे इतिहास को उन्होंने खंगाल डाला है कि कहां कहां कब से ये नेचुरल लॉ चला, कब कब ये नेचुरल लॉ से क्या क्या फायदा हुआ, नेचुरल राइट से क्या क्या फायदा होगा। खैर जो हुआ, लियो स्ट्रॉस ने कहा वो भी एक बहुत महान परंपरा की वो एक विचारधारा है नेचुरल राइट और नेचुरल लॉ, उसको वो खंडित नहीं करता है लियो स्ट्रॉस। लेकिन खंडित उसने किया है, आलोचना जो किया, प्रहार किया है वो हॉब्स और लॉक के उस थ्योरी पर जहां पर इन दोनों महत्वपूर्ण सिद्धांतों को इस्तेमाल किया है। एक प्राकृतिक अवस्था का जो अहंगवादी इगोइस्टिक नेचर था, आइसोलेटेड नेचर था, उसको किसी तरह से सामाजिक समझौते में उसको दबा कर रखा जाए, उसके वश में रखा जाए। इसीलिए लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की जो की अवधारणा है वो इसलिए उसको दे दिया, जनता को दे दिए, प्राकृतिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, और अगर आपको यह ना मिला तो आप विद्रोह कर दिए। नाउ लियो स्ट्रॉस इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ फिलॉसफी। तो इसलिए जब ये दूसरी जो उसने प्रहार किया है, ये जो हम जो कह रहे थे पॉजिटिव, ये हिस्टोरिसिज्म को लेकर, तो इतिहासवाद एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है कि किस प्रकार से इसने पॉलिटिकल थ्योरी को या पॉलिटिकल फिलॉसफी को कहां तक इसने चोट पहुंचाई है, कहां तक इसने गिराया है। एम्पिरिसिज्म के बारे में बात हो गई, जब बिहेवियरलिज्म के बारे में हम आप लोग से बात कर रहे थे कि किस तरह से सत्यों और तथ्यों और आंकड़ों को लेकर। अब देखिए एम्पिरिसिज्म को लेकर एक चीज और यहां पर है, हमने पॉजिटिविज्म के बारे में भी आपसे बात किया था कि जहां पर हमने बताया था कि ये पूरी तरह से विज्ञान का वो प्रश्रय कि विज्ञान को पूरा सहारा देता है पॉजिटिविज्म। अब देखिए पॉजिटिविज्म जो है ऑगस्ट कॉम्टे के सिद्धांत से, उसकी विचारधारा से उत्पन्न होता है। ऑगस्ट कॉम्टे क्या, ऑगस्ट कॉम्टे ही इज कंसिडर्ड टू बी एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ये एक समाजशास्त्र के वो विचार के जनक माने जाते हैं और उन्होंने 6 प्योर साइंसेस के बारे में बात करी। अब देखिए ये कॉम्टे ऐसे विचारक हैं जो पूरी तरीके से समाजशास्त्र के साथ साथ वो विशुद्ध विज्ञान के बारे में भी बात करते हैं। और इन्होंने कुल कहने का इनका तात्पर्य है कि जिस प्रकार के प्रत्यक्षवाद के बारे में ऑगस्ट कॉम्टे बात करते हैं वो ये है कि अगर आप किसी चीज को प्रूव कर सकें अपने तथ्यों से या अपने अनुभवों से भी, अगर आप प्रूव कर सकें, हमारे एक्सपीरियंसेस यानी हमारे जो सेंस, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, नाक, कान, मुंह, है ना, इत्यादि, टच, ये सब है, अगर हम उससे अपनी बातों को सिद्ध कर सकें तो कहते हैं दैट विल बी एन एम्पेरिकल टेस्ट ऑफ वंस नॉलेज। तो कहते हैं कि इस तरह से हम चीज़ों को हमें देखना चाहिए, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। लेकिन अगर हम इमेजिनेशन या वैल्यूज़, उन्होंने कहा अगर वैल्यूज़ को या एथिक्स को अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, अपने एम्पेरिकल बिहेवियर से नहीं टेस्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब ये पॉजिटिविज्म के बारे में बात होती है तो पॉजिटिविज्म का एक बहुत लंबा ये एक इतिहास है। पॉजिटिविज्म को लेकर आर्नोल्ड ब्रेस्ट का भी नाम आता है। आर्नोल्ड ब्रेस्ट का जब नाम आता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, अच्छा, जब पॉजिटिविज्म को लेकर आगे जब हम बात करते हैं तो यहां पर बात आती है आर्नोल्ड ब्रेस्ट की बात आती है। आर्नोल्ड ब्रेस्ट एक पूरी तरीके से एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बहुत बड़े प्रणेता थे। इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल थ्योरी, द फाउंडेशंस ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक थी, 1959 में ये पुस्तक लिखी गई। पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशंस ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। और इस पुस्तक में उन्होंने पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास किया है कि वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक अन्वेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए।
और वही उन्होंने सारी बातें बताई हैं जो व्यवहारवाद में बताई गई है, अर्थात ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए, निरीक्षण किया जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, कोर्स करेक्शन होना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बहुत तरीके की बात करी है आर्नोल्ड ब्रेस्ट ने। यही विचारक है जिन्होंने साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म की भी थ्योरी दिया है, मूल्य सापेक्षतावाद सिद्धांत दिया है साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म का, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसवीआर। एसवीआर का मतलब है साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म। अब ये क्या चीज है, इसको बहुत शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिविज्म का क्या इंपैक्ट रहा है। पॉजिटिविज्म जैसे हमने शुरू में बताया कि लियो स्ट्रॉस ने इसका काफी खंडन किया है, कार्ल पॉपर ने भी खंडन किया है, लेकिन पॉजिटिविज्म ये एक बहुत बड़ी विचारधारा रही है जो 19वीं शताब्दी से ऑगस्ट कॉम्टे से चलती है और पूरी 20वीं शताब्दी तक आती है। और इसी का एक स्कूल ऑफ थॉट है जो आर्नोल्ड ब्रेस्ट करते हैं, द साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट। इसमें साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म है। अब देखिए, आर्नोल्ड ब्रेस्ट एक ऐसे विचारक हैं, अमेरिकन थिंकर हैं, इन्होंने पूरी तरीके से वैल्यूज का खंडन नहीं किया है। ये डेविड ईस्टन के व्यवहारवाद की तरह से नहीं है। इन्होंने पूरी तरीके से वैल्यूज को खंडित नहीं किया है, यानी प्रहार नहीं किया। ही एक्सेप्ट्स द फीसिबिलिटी ऑफ वैल्यूज टू सम एक्सटेंट। वैल्यूज को मानते हैं, यानी सापेक्षिक मूल्य है, लेकिन साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म यानी विज्ञान मूल्य सापेक्षवाद, साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म, अर्थात मूल्य का जो औचित्य है वो विज्ञान के परिदृश्य में ही है। अब इसका मतलब क्या है, अर्थात मूल्य कोई शाश्वत नहीं होंगे, पहली बात, दैट इज इट डजंट हैव अ यूनिवर्सल अपील, यानी मूल्य शाश्वत नहीं होंगे, बल्कि एक सापेक्षवादी दृष्टि से देख सकते हैं, रिलेटिविज्म से हम देख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हमें यह पता चल जाए गोल, अगर हमें फाइनल गोल पता चल जाए कि समाज का निर्माण किस आधार पर होना है, यानी समाज किस तरह का चाहिए, हमें साम्यवाद चाहिए, ये लोकतंत्रवाद चाहिए। उन्होंने कहा मान लीजिए अगर हमें लोकतंत्रवाद चाहिए, ये अल्टीमेट अगर ये गोल है हमारा, किसी समाज का जो अल्टीमेट मान लीजिए गोल है लोकतंत्र की स्थापना, तो अब लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता होगी उन्हीं मूल्यों को सापेक्षिक माना जाएगा। यानी लोकतंत्र कब आएगा, जब हमें वाणी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जब हमें आलोचना की स्वतंत्रता हो, जब हमारे पास घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो। तो क्या है, वैल्यूज दे आर रिलेटिव to the ultimate goal of the society. This is scientific value relativism. That is values, they are not universal. They are not deontological. ये यूनिवर्सल गोल्स यूनिवर्सल नहीं होते हैं। देखिए, लियो स्ट्रॉस जो यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल में फिलॉसफी में विश्वास करते हैं, प्लेटो जो यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी में विश्वास करता है, लियो स्ट्रॉस भी, लेकिन उसमें ये आर्नोल्ड ब्रेस्ट नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन थोड़ी राहत की बात है, ये पूरी तरीके से वैल्यूज को खंडन भी नहीं करते हैं। इन्होंने वैल्यूज को माना, वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द प्रोसेस, यानी पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम परिणाम होने वाला है, अगर आप उसको स्पेल आउट कर दीजिए, आप उसको बता दीजिए, तो हम उसके आधार पर सापेक्षिक रूप से मूल्यों को हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे बोलने का आजादी होना चाहिए, आलोचना का अधिकार होना चाहिए, लिखने की स्वतंत्रता होना चाहिए, घूमने फिरने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ये सब क्या है, दीज आर रिलेटिव वैल्यूज। अब देखिए इसका दूसरी स्थिति क्या है, जो साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म कहता है, लेकिन अगर समाज के गोल बदल जाए, अगर वो साम्यवाद हो जाए समाज, अगर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होनी है, यानी सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म की स्थापना होनी है, यानी पहले जो सोवियत यूनियन था, या नॉर्थ कोरिया में जहां किम जोंग उन है, उनकी उस प्रकार की समाज की स्थापना होनी है, या शी जिनपिंग के समाज के तरह से अगर कोई समाज की स्थापना होनी है, नॉर्थ कोरिया या वर्तमान में जो चीन है, अगर वैसे समाज की स्थापना होनी है, तो उसके गोल्स पे उसके वैल्यूज बदल जाएंगे। तब आप उन वैल्यूज को नहीं कह सकते हैं कि वहां पर आपको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वाणी की स्वतंत्रता होना चाहिए, घूमने फिरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दीज गोल्स विल नो मोर बी एप्लीकेबल टू दैट काइंड ऑफ सोसाइटी। इसलिए कहता है कि जहां आपको, यह आर्नोल्ड ब्रेस्ट का इसलिए मानना है, अगर साइंटिफिक क्या, अगर आप साइंटिफिक तरीके से, अगर आप तर्क के आधार पर यह हमको बता दें कि आप किस प्रकार का समाज चाहते हैं,
यानी अगर आप वैसा चाहते हैं कि एक सोवियत स्टाइल पहले का था, या जिनपिंग के समाज चाहते हैं, या किम जोंग उन की तरह से देश चाहते हैं, तो उसके वैल्यूज अलग होंगे। अगर आप भारत ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसके गोल्स दूसरे होंगे। अमेरिका के अगर समाज के बारे में बात करते हैं उसके गोल्स अलग होंगे। तो अर्थात देयरफॉर दीज आर रिलेटिव वैल्यूज, दे आर नॉट यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने पूरी तरीके से, ये पॉजिटिविस्ट थिंकर हैं, ये एक साइंटिफिक थिंकर हैं, यानी समाज विज्ञानों में, राजनीति शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की अहमियत देने के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम यह किया है आर्नोल्ड ब्रेस्ट ने, कि उन्होंने पूरी तरीके से मूल्य को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जब आप किसी चीज को फॉर्मुलेट करते हैं, जब आप कोई चीज का आप प्राक कल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो कार्ल पॉपर ने भी कहा था, कहते जब आप ऐसा कुछ करते हैं देन देयर इज नो हार्म इन डिसाइडिंग अबाउट द रिलेटिव वैल्यूज, तब आप मूल्यों के बारे में आप सोच सकते हैं। यानी अगर कोई कहता है, अगर कोई समाज के कोई शासक अगर ये सोचता है कि हम लोकतंत्र की हम निर्माण करने की बात सोचता है, जनता के साथ विचार विमर्श करता है, तो देयर इज नो हार्म इन डिसाइडिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ द वुड बी सोसाइटी। जो आगे आने वाला समाज है उसके वैल्यूज को हम निर्धारित कर सकते हैं, सोच सकते हैं। उसने कहा ये चीज है। लेकिन उसने कहा अगर हमें अंतिम गोल नहीं पता है, इफ यू आर टोटली अवेयर, if you are totally unaware of the ultimate objective of where we want to go, where we want to proceed, and yet we are deciding about the values about that unknown world, that would be mistaken on our part. उसने कहा लेकिन जहां पर हमें यह नहीं पता है कि आगे का समाज कैसा होने वाला है, आगे की प्रक्रिया कैसे होने वाली है, उसको जाने बिना अगर हम मूल्यों को निर्धारण करने लगे तो अर्थात ये एक हमारे लिए बहुत गलत, ये एक अप्रोच हो जाएगी, बहुत गलत पद्धति हो जाएगी। इसलिए वो ये बात करता है कि ये साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म है। पंखा चला दो। अच्छा, तो ये कहता है वो साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म है, और इस बात को वो यहाँ पर अच्छी जैसे हमने बात बताया कि ही इज गिविंग इंपॉर्टेंस टू वैल्यूज एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। तो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का ये बहुत बड़ा, ये एक हम कह लें थोड़ा सा डिविएशन भी है। अब जब हम पॉजिटिविज्म के बारे में बात करते हैं, इसको लेकर बहुत ज़्यादा तनाव रहा है अमंग पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। अब देखिए ये 1928 में ही चला था, वियना सर्कल था। 1928 में वियना सर्कल नाम का एक समूह बना था, इंटेलेक्चुअल्स का एक समूह बना था इन द ईयर 1928। उसका नाम था वियना सर्कल। जैसे आपने शिकागो स्कूल का आपने नाम सुना होगा, जो व्यवहारवादी जो विचारक थे वो सामूहिक रूप से जाने जाते थे कि दैट दे बिलोंग टू द शिकागो स्कूल, क्योंकि शिकागो यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना सारा व्यवहारवाद का अध्ययन किया। उसी तरह से फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो नियो मार्क्सिस्ट का है ना, नव मार्क्सवादियों का है, जिसमें ये सारे हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज, एंटोनियो ग्राम्शी है, चे गुवेरा है, बहुत सारे विचारक हैं। उसी तरह से वियना सर्कल है जो 1928 में वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना में वहाँ पर साइंस का एक मूवमेंट चला था, द यूनिटी ऑफ साइंस मूवमेंट नाम का एक आंदोलन चला था। यूनिटी ऑफ साइंस मूवमेंट अर्थात विज्ञान की एकता नाम का एक आंदोलन चला था। और ये आंदोलन इस बात को लेकर था कि समाज विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों को अधिक से अधिक समाविष्ट करना, यानी सामाजिक जो विज्ञान थे उन सामाजिक विज्ञानों में अधिक से अधिक प्राकृतिक विज्ञानों को प्रवेश दिलाना। यानी उन लोग का ये मानना था कि सामाजिक विज्ञान अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक राजनीति शास्त्र बहुत समय तक तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट था ही नहीं। जैसे अभी हमने शुरू में बताया था ना, 1920 में हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय का राजनीति शास्त्र विभाग पहला वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट बना था एज लेट एज 1920। जबकि अगर हम देखें समाज शास्त्र को बहुत पहले से ही एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा था। एथिक्स की अलग स्टडी हुआ करती थी और साथ साथ साइकोलॉजी की भी स्टडी हुआ करती थी। बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों का प्रत्येक अध्ययन होता था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस नेवर हैड दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी एज वाज एंजॉयड बाय द अदर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेज। इसलिए हमारे यहाँ कभी राजनीति शास्त्र को इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ा गया, कभी अर्थशास्त्र के साथ जोड़कर पढ़ा गया, कभी एथिक्स के साथ जोड़कर
जोड़कर पढ़ा गया, कभी साइंस के साथ जोड़कर पढ़ा गया, बट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पॉलिटिकल साइंस डिड नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, इट वाज एट अ वेरी लेटर स्टेज। तो क्यों नहीं राजनीति शास्त्र का स्वतंत्र स्थान मिला? क्योंकि जो वियना स्कूल था, जो वियना स्कूल ऐसे जो स्कूल थे, या जो शिकागो स्कूल ऐसे जो स्कूल थे, इन लोगों ने राजनीति शास्त्र को एक पराभव की, अर्थात एक अधीनता की स्थिति में रखने का प्रयास किया, और बहुत सफल वे बहुत समय तक ये लोग सफल रहे। पूरा ये 1960 तक का ये जो दशक था, ये पूरे पॉजिटिविज्म से घिरा हुआ था, ये पूरा बिहेवियरलिज्म से घिरा हुआ था, पूरे एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी से घिरा हुआ, एम्पिरिकल अप्रोचेस से घिरा हुआ था। इसलिए उसका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखता है। इसीलिए बहुत शुरू में हमने कहा था कि जो 1950, 60 और 70 तक का ये जो पूरा समय था, यानी जॉन रॉल्स के आने तक का समय था, इट वाज अ स्टेज ऑफ अटमोस्ट डिप्रेशन। ये बड़ा तनाव का विषय ये समय चल रहा था, क्योंकि राजनीति शास्त्र को पृथक रूप से स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो इसलिए अलग अलग रूपों में उसको देखा जा रहा था। और इसीलिए जो व्यवहारवाद के जो बहुत बड़े आलोचक हुए हैं, उन आलोचकों में दो नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक तो मलफोर्ड सिबली का नाम आता है, जिसने डेविड ईस्टन की बड़ी आलोचना किया है, और दूसरा क्रिश्चियन बे का नाम आता है। तो जब हम मलफोर्ड सिबली का नाम लेते हैं, तो मलफोर्ड सिबली ने यही कहा था कि जब व्यवहारवाद का डेविड ईस्टन की थ्योरी का उन्होंने आलोचना किया, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि there was deliberate attempt on the part of the so-called political scientists that they allowed the leadership of political science to slip away from the hands of the political scientists and to land it in the hands of the experts of other fields। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जो मलफोर्ड सिबली कहता है कि ये बहुत बड़ा ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट रहा बहुत समय तक का, और विशेष रूप से जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, उन्होंने जानबूझकर ये प्रयास किया कि किसी भी तरह से हो राजनीति शास्त्र की बागडोर, राजनीतिक शास्त्र का नेतृत्व राजनीतिक विज्ञानियों के हाथ में ना रहे, बल्कि इसकी बागडोर, इसका नेतृत्व अन्य सामाजिक विज्ञानियों के हाथ में पहुंच जाए, चाहे वो साइकोलॉजी वालों के हाथ में पहुंच जाए, चाहे वो साइकेट्रिस्ट के हाथ में पहुंच जाए, चाहे वो साइको एनालिटिकल स्कूल के विद्वानों के हाथ में पहुंच जाए, चाहे वो सोशोलॉजिस्ट के हाथों में पहुंच जाए, चाहे इकोनॉमिक्स के हाथों में पहुंच जाए, लेकिन राजविज्ञानियों के हाथ में पॉलिटिकल साइंस को रहने नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए मलफोर्ड सिबली ही इज अ वेरी वेहमेंट क्रिटिक ऑफ डेविड ईस्टन। उसने डेविड ईस्टन पर यह विशेष रूप से चार्ज लगाया है कि these are the people who are the real culprits in not allowing political science to come of age, in not allowing political science to develop on its own feet। अपने पैरों पर उसको खड़ा होने के लिए इन्होंने उसके सारे अवसर बंद कर दिए, जब उन्होंने कहा कि ये राजनीति विज्ञान कभी भी तब तक शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है जब तक इसमें गणित ना आ जाए, जब तक इसमें भौतिक शास्त्र ना आ जाए, जब तक इसमें रसायन शास्त्र ना आ जाए, तब तक ये अपने आप में शुद्ध विज्ञान नहीं होगा। इसीलिए उसने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को एक बेड़ियों में जकड़ के रखा। जिसी बात को जो बहुत पहले कहा था, जो रूसो कहता है, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज इन चेन्स। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसी तरह से मलफोर्ड सिबली भी ने कहा, कहने के लिए तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस तो अपने जन्म से ही जंजीरों में बंधा हुआ है। इसी तरह से क्रिश्चियन बे ने भी यही कहा। क्रिश्चियन बे का भी यही मानना है कि जब हम लोग व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं तो बड़ी निराशा देखने को मिलती है कि इन्होंने कभी भी इस विषय को अपने पैरों पर खड़े होने नहीं दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया, शब्दों के आडंबर से इस विषय को पूरा भर दिया। कहता है शब्द आडंबर, डेविड ईस्टन, हैरोल्ड लासवेल और साथ साथ अन्य जो आर्मंड एंड पावल, जो बियर एंड उलम, ये जितने बड़े राज्य विज्ञानी हुए तथाकथित व्यवहारवादी थे, इन्होंने इतना शब्दों का आंतक इन्होंने क्रिएट कर दिया है। दे क्रिएटेड वर्चुअली अ टेरर ऑफ द वर्ड्स, the terror of the new terms and connotations that one literally got afraid to study the political science। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लाके रख दिए, वेरिफिकेशन तो रेगुलराइजेशन तो प्योर साइंस तो इंटीग्रेशन, है ना। तो ये सारे जितने ही शब्द थे, इन्होंने एक आम शिक्षक को और एक आम शिक्षार्थी को, एक आम विद्यार्थी को इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया कि लोग राजनीति शास्त्र से
कोसों दूर होने लगे तो भूल जाइए राजनीतिक दर्शन का क्या हाल था, राजनीतिक सिद्धांत क्या हाल था। ये तो बहुत दूर की बात है, लोग राजनीतिक शास्त्र से ही दूरी बनाए रखने लगे। तो क्रिश्चियन बे ने और साथ साथ मलफोर्ड सिबली ने, इन दोनों ने बड़ी इसकी आलोचना किया है। जो एम्पिरिकल जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो लॉजिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, इन सब चीज़ों की, या जो साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी है, इन सब की इन्होंने बड़ी आलोचना किया है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये तो सारी बात हुई कि क्या क्या चैलेंजेस थे अभी तक का। तो क्या अब ये बात आती है कि अभी चैलेंजेस चल रहे हैं? डू वी रियली आर वी स्टिल रियली एनकाउंटरिंग ऑल द चैलेंजेस इन पॉलिटिकल थ्योरी एज हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय लियो स्ट्रॉस, कॉबन एंड डाटे जर्मिनो, और ये जितने विचारक है, क्या इन्होंने जो जो चुनौतियां करी थी, बताई थी, आज भी चल रही है? क्या ये हम कह सकते हैं कि द पॉलिटिकल थ्योरी टुडे इज डेड? जैसे हमने बताया था ना, ब्रायन बैरी ने कहा था राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, लेकिन हालांकि इन्होंने बहुत पहले 1958 में कहा था। उसी तरह से रॉबर्ट हॉल ने भी कहा था कि नहीं, इसे तो बिल्कुल मरणासन आ गई है, कि पहुंच गई, मरणासन पर पहुंच गई है ना। और ये लिप्सेट ने भी यही सब बातें कही थी कि ये अब जर्नल में कुछ देखने को नहीं मिलता है, केवल बस नाम मात्र के, केवल बस एक औपचारिकता बस देखने को मिलता है। क्या इस प्रकार की स्थिति आज भी चल रही है? क्या आज भी कहा जाएगा? देखिए, लियो स्ट्रॉस ने बहुत पहले ही कह दिया था इस बात को कि अब आप लोग रोना बंद कर दीजिए कि द पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ क्राइसिस। लियो स्ट्रॉस ने उसी समय कह दिया था कि जब जॉन रॉल्स ने पुस्तक लिख दिया, समझ लीजिए आपके पास बहुत बड़ा हथियार आ गया है, अब आप इससे अपने विषय को बचा पाएंगे। अब देखिए, लियो स्ट्रॉस ने इस बात को बल दिया कि किस प्रकार से जॉन रॉल्स की थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी को बचाने का प्रयास करती है। इन व्हाट वेज लियो स्ट्रॉस पॉइंट्स आउट, ये बहुत बड़ी बात उनका ऑब्जर्वेशन है कि किस प्रकार से जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्त्र की तरह से, बहुत बड़ा एक हथियार की तरह से हमारे लिए काम करती है, पॉजिटिविस्ट से बचने के लिए। विज्ञानियों से, प्राकृतिक विज्ञानियों से हम कैसे बचा पाए, ये कैसे काम करती है रॉल्स की थ्योरी। अब यहाँ पर स्ट्रॉस ने कहा कि जो रॉल्स की जो थ्योरी है, वो पहली बार उसने ये दिखा दिया, स्ट्रॉस ने खुद तो दिखाता ही था, अपनी बात कही थी कि रॉल्स की थ्योरी ने पहली बार दिखा दिया कि एक नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का भी उतना ही महत्व है जितना एक फैक्चुअल पॉलिटिकल थ्योरी का महत्व है, जितना एक तथ्यपरक आंकड़ों से युक्त तथा कथित व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व है, जितना महत्व एम्पिरिकल थ्योरीज का है, उतना ही महत्व नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरीज का भी है। ये उसने पहली बात कहा। उसने कहा, क्यों कहा उसने? स्ट्रॉस कहता है, देखिए, दोनों प्रकार के अप्रोचेस का, चाहे नॉर्मेटिव कह लें चाहे एम्पिरिकल अप्रोच कह लें, दोनों प्रकार के अप्रोचेस के लिए डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल। आज के समय में कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल, अर्थात ये जो डेटा है, जो हम लोग इंटरनेट में जो नेट पैक डलवाते हैं, जिससे इंटरनेट हमारे चलता है, उसे कहते हैं डेटा पैक, है ना, उससे डेटा से चलता है। तो हम लोग कहते हैं ना, ऑयल और डीजल और गैस, ये पहले के ये डेटा हुआ करते थे, बट द रियल डेटा ऑफ टुडे इज द इंटरनेट और द साइबर, है ना। ये इस प्रकार के, ये जो आजकल का जो चल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। इसी तरह से जॉन रॉल्स ने भी कहा, ये लियो स्ट्रॉस ने कहा, डेटा इज द न्यू oil for data is the new energy, it is a new oil for both the normative and the empiricist political thinkers। अब कैसे? उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं कि जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो लोग डेटा, उनका क्या है? उनका डेटा है आंकड़े हैं। जैसे हमने कहा, डेटा है आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, ये तमाम उनकी थ्योरीज हैं, उनके मॉडल्स हैं, ये उनके डेटा है, ये जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। लेकिन नॉर्मेटिव डेटा इनके लिए क्या है? इन्होंने कहा, जो नॉर्मेटिव जो अप्रोच है, हमारे लिए डेटा क्या है? हमारे लिए मॉरल ऑब्जर्वेशंस हैं। मॉरल ऑब्जर्वेशंस अर्थात जो नैतिक हमारी जो समझ है, मॉरल ऑब्जर्वेशन, हमारा जो नैतिक रूप से हम देखते हैं, वो हमारे लिए रियल डेटा है, वो हमारे लिए हाइपोथेटिकल नहीं है, इट इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। इन्होंने कहा, लियो स्ट्रॉस ने कहा, रॉल्स ने कहा, ये फैक्ट है। जैसे रॉल्स ने कहा, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी। रॉल्स की थ्योरी का एक बहुत बड़ी एक पहचान ये है, वो कहता है कि जस्टिस की जो बात कहता है जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी। रॉल्स भी अच्छे समाज के बारे में बात करता है और कहता है कि न्याय अच्छे समाज की पहली आवश्यकता है। यानी अगर न्याय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डाकुओं का झुंड हो जाएगा। जैसे किसी विचारक ने कहा है
जस्टिस बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट इज नथिंग बट अ बैंड ऑफ रॉबर्स। अतः राज्य से न्याय नाम की चीज हटा लीजिए तो क्या रह जाएगा, वो डाकू का झुंड के रूप में बस रह जाएगा। इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट हाउ डार्क विल दैट डार्कनेस बी। अगर न्याय का दीपक बुझ जाए तो कितना घना हो जाएगा वो अंधेरा, यानी सामान्य अंधेरे से कितना ज़्यादा वो घना हो जाएगा इस प्रकार के न्याय के दीपक बुझने से जो अंधकार होगा। इसलिए उसने कहा ये बात। फिर जैसे उसने कहा था कि दैट द लीस्ट एडवांटेज पर्सन शुड गेट द मैक्सिमम एडवांटेज, जिसे कहते हैं डिफरेंशियल थ्योरी, जो रॉल्स की डिफरेंशियल थ्योरी है, अर्थात जो सबसे हीन आदमी समाज का उसको सोशल पाई का अर्थात सामाजिक लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। ये जॉन रॉल्स ने कहा था। इसको कहते हैं डिफरेंशियल थ्योरी जो कहा जाता है, जो समाज के पायदान पर अंतिम व्यक्ति खड़ा है, जिसे हम कह लें जो सबसे दीनहीन व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सामाजिक लाभ का सबसे बड़ा लाभ मिलना चाहिए, सबसे बड़ा अंश मिलना चाहिए। ये उसकी सोसाइटी, ये उसकी थ्योरी का दूसरा महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए वो कहता है, स्ट्रॉस ने कहा कि उसने हमें कुछ पैरामीटर्स दे दिए हैं, रॉल्स की थ्योरी ने हमें पैरामीटर्स दे दिया है न्याय के सिद्धांत से, जहां अब ये हम कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्मेटिव थ्योरी इज नॉट हाइपोथेटिकल थ्योरी। उसके जो नॉर्म्स जो ले डाउन कर दिया है वो अब उसको नज़रअंदाज किए हुए बिना हम कोई भी सिद्धांत उसको आगे हम नहीं चला सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये लियो स्ट्रॉस ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अब लोग रोना बंद कर दें कि अब आपकी पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलॉसफी गर्त में जा रही है, गड्ढे में जा रही है। अब ऐसी बात नहीं है, रॉल्स ने आपको रास्ता दिखा दिया है। तो लेकिन अब रॉल्स के बारे में भी हमने बताया 20 साल 30 साल तक तो उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं आया था, लेकिन अब तो हम जानते हैं कि लगभग 50 वर्ष बीत रहा है इसकी थ्योरी का। तो अब क्या 50 वर्षों में भी किसी ने भी चैलेंज नहीं किया? नहीं, चैलेंज किया है। नाउ रॉल्स ऑल्सो स्टैंड्स इक्वली चैलेंज, रॉल्स के ऊपर भी चैलेंज होने लगे हैं। तो अब ये बात आती है यहाँ पर, तो आगे का फ्यूचर क्या है ना, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द पॉलिटिकल थ्योरी। अब जब हम फ्यूचर के बारे में कहते हैं, बहुत लोग अब ये जो फिर भी अगर कोई मानता है क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस। अगर हम देख लें आज के समय में, हम कहते हैं प्रस्फुटन हो रहा है, देयर इज अ डिस्पर्सल ऑफ मैसिव काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज, विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का प्रस्फुटन हो रहा आज के समय में। यानी आज के जो हम कहते हैं जो क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी, या जैसे उसने कहा द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, डेनियल बेल ने कहा था कि अब विचारधारा समाप्त हो चुकी है। यानी अब हम लोग बहुत बात कर चुके हैं पूंजीवाद पर, समाजवाद पर, लोकतंत्रवाद पर बहुत हो चुका, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। लेकिन आज उससे बहुत आगे हम बढ़ चुके हैं, बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं आज के समय में। और कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं, जैसे न्यू मार्क्सिज्म है, न्यू लेफ्ट थ्योरी है, जैसे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, जैसे और भी है, जैसे जिसे हम कहते हैं कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्योरी भी है। भले ही लियो स्ट्रॉस ने उसकी आलोचना किया है, तो अन्य थ्योरीज में न्यू लिबरलिज्म है, लिबर्टेरियन फिलॉसफी है, ये सारे ऐसे विचार हैं, ऐसी थ्योरीज हैं जो लगातार विचारधारा के स्तर पर, धरातल पर कुछ ना कुछ हमको ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं मूल्य परक राजनीति के बारे में। ये सारी सिद्धांत ये हमेशा से ये आज के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब हम कहते हैं कि आगे का जो भविष्य है राजनीतिक सिद्धांत का, ये इसका भविष्य अंधकार में नहीं है। एक बहुत बड़ी जो आज के संदर्भ में एक महिला विचारक है, वो आप जानते होंगे, नाम सुना होगा, हैन्ना आरेंट का नाम आपने सुना होगा। हैन्ना आरेंट की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, कोई बड़े इम्पोर्टेंट उनकी बातें हैं, यानी उनकी विचारधाराएं हैं। उन्होंने ऑन कॉन्ट्रडिक्शन नाम की, अर्थात कॉन्ट्रडिक्शन पर उन्होंने किताब लिखा, ऑन कॉन्ट्रडिक्शंस नाम की एक किताब है। ये उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर समाज बंद हो जाएगा, सर्वाधिकारवादी समाज बन जाएगा, जहाँ पर बोलने पर पाबंदी लग जाएगी, विचारों पर पाबंदी लग जाएगी, वो समाज निश्चित से बड़ा घातक होगा। और ऐसे समाज में राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन कभी पनप नहीं सकता है। अगर हम इसको कोरिलेट करें, आज के संदर्भ में हम जानते हैं कि शी जिनपिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता है चीन में। चीन की बात क्या कहें कि बहुत सारे देश नहीं विरोध कर सकते हैं, और जो विरोध कर रहे हैं भारत और ताइवान और हांगकांग ऐसे लोग, तो उनको किस प्रकार से चीन प्रताड़ित करने में लगा है। तो इसलिए जहाँ पर हन्ना आरेंट ने कहा, जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, जहाँ पर आलोचना का और असहमति का और विरोधाभास होने का अधिकार नहीं होगा, ऐसे समाज में कोई ज़्यादा न राजनीतिक सिद्धांत पनप सकता है
कि मनुष्य का ये जो पूरा जो स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। यानी एक लेबर के आधार पर, एक लेबर का एक पहला स्टेज होता है, दूसरा होता है वर्क का होता है, और तीसरा होता है एक्शन का स्टेज होता है। तो किसी भी व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने में 3, या व्यक्ति को साथ साथ समाज को भी, व्यक्ति और समाज को पूर्णता प्राप्त करने के लिए 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है, अर्थात लेबर का, वर्क का और एक्शन का। लेबर का हम कहते हैं कि श्रम कह लें, और श्रम है, वर्क हो गया, कार्य हो गया, और एक्शन हो गया जिसे आप कह लें कि चिंतन मनन हो गया। तो कहता है, ये हन्ना अरेंट का मानना है कि लेबर यानी लेबर वो हुआ कि जहाँ पर केवल हम अपने डेली नीड्स के लिए हम प्रयास करते हैं, लाइवलीहुड के लिए प्रयास करते हैं, वो लेबर की बात हो गई है। तो और यानी अधिकांश व्यक्ति उसका मानना है कि आज के युग में लेबर के स्तर पर रह रहा है, अर्थात शारीरिक श्रम कर रहा है। यानी जैसे कहा गया वो केवल मनोरंजन में लगा हुआ है, अपने आप को खुश रख रहा है, अपने मस्तिष्क को खुश रखने का प्रयास कर रहा है, अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रख रहा है, बड़े बड़े अच्छे व्यंजन खाकर, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वो ऑयली फूड हो, इस प्रकार के खाना खाकर केवल अपने शरीर का पोषण कर रहा है और अपने क्षुद्र मानसिकता, क्षुद्र मनोरंजन में वो लगा हुआ। ये कहता है ये क्या है, दिस इज ये लेबर। हम केवल अपने सब्सिस्टेंस लेवल तक हम ये बात सोच रहे हैं। इसी बात को कई विचारकों ने कहा, आज जैसे हर्बर्ट मार्क्यूस के बारे में हमने कहा था, 1 डायमेंशनल मैन है। आज का व्यक्ति बस केवल अपने बारे में सोच रहा है, हम कैसे खुश रहें, हम कैसे मनोरंजन की स्थिति में रहें, हम कैसे बस स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें, हमें दूसरों से मतलब नहीं है, है ना। तो यानी ये जो हन्ना अरेंट ने कहा कि लेबर का ये पहला स्तर है, उसने कहा ये एनिमल लाइक एग्जिस्टेंस है, एनिमल लेबरॉन कहती है, अर्थात इस प्रकार का जो एग्जिस्टेंस है केवल व्यक्ति अपने तक सीमित, इस प्रकार का, देन इट इज नथिंग बट एन एनिमल लाइक लिविंग। और उसने कहा बहुत से आज का जो मॉडर्न जो कल्चर है, आधुनिक जो संस्कृति है, आधुनिक जो हमारी विचार शैली है, या खाने पीने की जो पद्धति है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रहा है, वो केवल हमें अभी तक पशुवत जीवन की तरफ ही हमें पशुवत जीवन तक हमें सीमित रख पाया है, क्योंकि इसी टेक्नोलॉजी ने, इसी साइंस ने हमको केवल अच्छा खाना सिखाया है, अच्छा देखना, अच्छा मनोरंजन करना सिखाया है, ज़्यादा हम नहीं बढ़ पाए हैं। दूसरी स्टेज कहता है वर्क की, यानी कार्य करने की। कार्य करना कहती, कार्य करने से तात्पर्य क्या है, ये दूसरा स्टेज है ह्यूमन इवोल्यूशन का या इंडिविजुअल इवोल्यूशन का। दूसरा स्टेज क्या है, व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ वर्क, ये दूसरी स्थिति है। वर्क से मतलब कार्य। अब इसका मतलब क्या है, अर्थात व्हेन वी गेन एक्सपर्टीज इन एनी एरिया, अर्थात जब हम किसी ऐसे क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं कि जब हम दूसरे के जीवन को भी समृद्ध करने की हमें सामर्थ्य आ जाती है। अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर बन जाता है ना, कोई अच्छा एक मेडिकल प्रोफेशन में आ जाता है, दूसरों की सेवा में लग जाता है, या हम किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को किसी तरह सुधार सके, हम लोग टीचिंग के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकें, तो ये भी एक सेवा का कार्य है। अगर हम राजनीति के कार्य में, राजनीति में आते हैं, लेकिन राजनीति को जैसे हमने कहा है, राजनीति सेवा धर्म का दूसरा नाम है ना, राजनीति सेवा का दूसरा नाम है, जो हमारे प्राचीन भारत में था, यानी समाज की सेवा करना, गरीबों की, असहायों की सेवा करना, सबकी रक्षा करना। अगर राजनीति को हम इस स्तर पर लेते हैं कि सेवा का माध्यम है, तो ये हन्ना अरेंट का मानेंगी कि ये हमारे इवोल्यूशन का ये दूसरा स्टेज है, ये है ना। तो ये यानी ये लेबर, ये वर्क हुआ हमारा कि जब हम दूसरे के जीवन को अच्छा बना सकें। और तीसरा कहते हैं एक्शन। एक्शन का मतलब है इंटेलेक्चुअल परसूट, अर्थात हम जब बौद्धिक हम चीज़ों का हम आगे बढ़ाने लगते हैं, तब ऐसे हम क्या करते हैं कि चीज़ों, हन्ना अरेंट ने कहा ये तीसरा स्टेज है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया है लेबर, वर्क और एक्शन, हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी में एक बहुत बड़ा वो उन्होंने परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इट इज़ अ वेरी नॉवल और अ वेरी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ हन्ना अरेंट। तो इसलिए कहना कि पॉलिटिकल थ्योरी का आगे का भविष्य भी क्राइसिस में है, ये गर्त में दिख रहा है, या तनावग्रस्त से, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जो इस पर बराबर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हन्ना अरेंट हो, चाहे माइकल ऑक्सफोर्ड हो, लियो स्ट्रॉस का तो नाम कई बार आ चुका है, चाहे न्यू मार्क्सिस्ट हो जिन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल को लेकर